खबरें तफसील से। 2013 भोपाल जेल ब्रेक मामले के सिमी के 4 मुश्तबा कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ये चारों कैदी भोपाल जेल में बंद है। 2013 में चारों कैदियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। मुलजमीन सिद्दीक, इस्माइल, उमर और इरफान का ताल्लुक महाराष्ट्र के शोलापुर से है। उन पर आर्म्स एक्ट और यूएपी के लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के 90 दिन बाद चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने पर इन चारों मुलजमीन ने जमानत की अपील दायर की थी, लेकिन 2015 में अर्जीदाश्त को खारिज कर दिया गया था। पेगासस जासूस मामले में सुप्रीम कोर्ट तकनीकी माहिरीन की कमेटी तश्कील देगी। इसी ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते अहकामात जारी करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि अदालत अगले हफ्ते इसी सिलसिले में हुक्म जारी करेगी। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने इस मामले में कौमी सलामती का हवाला देते हुए इस मामले में इजाफी हल्फनामा दाखिल करने से मना कर दिया था। पेगासस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि वो इस पूरे मामले में एक तकनीकी कमेटी का गठन करेंगे। दरअसल आज मामले की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने वरिष्ठ वकील सीयू सिंह से ये कहा कि वो पेगासस मामले में एक तकनीकी कमेटी का गठन करेंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में और इस कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे, अभी फिलहाल उस पर विचार किया जा रहा है। कुछ लोगों से इस मामले में बातचीत की गई, लेकिन उन लोगों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस कमेटी में शामिल करने से मना कर दिया और इसीलिए इस मामले में आदेश आने में विलंब हो रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने निजता के उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये कहा था कि सरकार के द्वारा पेगासस मामले में कुछ लोगों का जासूसी कराया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया कि सरकार इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन करेगी अपने तरफ से और वो ये जांच करेगी कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सच हैं या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इस पूरे मामले में कमेटी का गठन करेगी और वो कमेटी ये जांच करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई कितनी है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया कि चूंकि ये मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इसलिए कमेटी का गठन सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि तकनीकी कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगले हफ्ते जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा तो वो फैसला इस मामले में आएगा कि उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे जो पेगासस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं याचिकाकर्ता के द्वारा वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। देखना बेहद अहम होगा कि अगले हफ्ते जब पेगासस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो उस फैसले में कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे जो इस पूरे प्रकरण का जांच करेंगे। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के लिए रियासत की बीजेपी हुकूमत नया कानून लाने पर गौर कर रही है, जिसमें लुभाकर या लालच देकर मजहब तब्दील कराने की कोशिश जुर्म करार देने की तजवीज है। इस मुजवज़े कानून पर ईसाई बरादरी ने एतराज जताया है। बंगलुरु में आर्च बिशप रविंदर पेट को सदारत में एक वफ्द ने वजीर आला बिसुराज भूमई से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून से गैर जरूरी फिरकावाराना मसाइल पैदा हो सकते हैं और गैर जरूरी बेचैनी पैदा हो सकती है। वाज़ेह है कि हाल ही में इस मसले पर असेंबली में भी बहस हुई है और बीजेपी के एक एमएलए ने ईसाई तबके पर इल्जाम लगाया कि रियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब का काम हो रहा है और उनकी वालिदा समेत कई अफराद ईसाई मजहब में तब्दील हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिब की पढ़ाई करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी है। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए 50 सीटों का इजाफा किया गया है। ये अहकाम आइंदा साल से कबल अमल होंगे। इससे पहले 50 तलबा एमबीबीएस में दाखिला ले सकते थे। अब 50 सीटों के इजाफे के बाद 200 तलबा एमबीबीएस में दाखिला ले सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि वजारत सेहत ने एएमयू के जेएनएमएस में एमबीबीएस के लिए 50 सीटों के इजाफे की दरख्वास्त कबूल कर ली है। तारिक मंसूर ने कहा कि एएमयू के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की माकूल तादाद और अस्पतालों का माकूल ढांचा मौजूद है।
अब बात करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के दौरे की। अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में गाड़ी रोककर अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे, साथ ही जापान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई दीगर कंपनियों के सदूर और सीईओज के साथ भी मीटिंग करेंगे। वाज़ेह है कि पीएम मोदी कुवैत लीडरान की मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी के हमरा वजीर खारजा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत एक आला सतही वफ्द भी शामिल है। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह जी ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर में एक तकरीब में शिरकत की। इस दौरान चरणजीत सिंह ने जमकर भांगड़ा किया। आप भी देखिए एक झलक। अब तक आपने बस में बैठकर सफर किया होगा, लेकिन अब आप बस के अंदर पकवानों से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के सामने डबल डेकर बस के अंदर एक रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसका नाम है फूड बस ऑफ इंडिया। रेस्टोरेंट के ऑपरेटर आयुषी सिंह ने कहा कि उसने बसों में रेस्टोरेंट बैरूनी ममालिक में देखा है। इस खाके को जहन में रखकर यहां अपने मुल्क में भी ऐसे रेस्टोरेंट को सामने लाने की कोशिश हो रही है, ताकि लोग सफर के दौरान खाने से भी लुत्फ अंदोज हो सके। पहुंच चुके हैं फूड बस ऑफ इंडिया के अंदर, और बस का कंसेप्ट है डबल डेकर बस है। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट खोला गया है और जिस तरीके से इसका इंटीरियर किया गया है वो भी अपने आप में देखने वाला है। बस देखते ही हर कोई अट्रैक्ट होगा और एक बार इस बस रेस्टोरेंट के अंदर ज़रूर जाकर अपना जो पसंद का खाना है वो खाना चाहेगा। तो अब आप अंदर आ चुके हैं और अंदर आकर अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो देखने में आपको ये पूरी तरीके से एक बस ही लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम सफ़र करते हैं वैसे ही यहाँ पे सीट्स हैं, वैसे ही टेबल है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ इस बस में बैठकर हमें सफ़र नहीं करना है बल्कि खाने का मज़ा लेना है। कुछ लोग भी आए हुए हैं, तो मेन्यू दिखाने से पहले मैं आपको एक बार उन लोगों से बात करवाना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मैम वसीम नाम है। अच्छा, आपको कैसे पता चला ये फूड बस ऑफ इंडिया के बारे में? मैम हॉस्पिटल आए थे, BL के हॉस्पिटल, तो देखा मैंने यहाँ पे, तो आ गया मैं वापसी। मतलब आपने बस देखा तो आपने सोचा कि क्या है, चल के देखना चाहिए। जी, कुछ नया से लगा मैंने, इसलिए वापसी में आते हुए मैंने यहाँ बैठ गया। अच्छा, तो अब आपने ऑर्डर किया, कैसा है फूडिंग? सही है मैम, बढ़िया है जी। आपको मजा आ रहा है? जी। बस में तो आप गए हो ना, स्कूल जाते हो बस में? नहीं, घर के पास ही है, स्कूल में नहीं जाते। अच्छा, बस में आप जाते हो, कभी ट्रैवल करते हैं, लेकिन बस में रेस्टोरेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या खाया आपने? पिज्ज़ा खाया। पिज्जा खाया। तो आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट? It's a nice and unique concept. First time I have seen, so I just came to metro station. Then suddenly I saw this and तो आप मेट्रो से उतरे, आपने देखा एक बस खड़ी है, I decided to give it a try. Then तो आपका मन किया अंदर आकर मैं चेक। yes. तो आरुषि हमारे साथ जुड़ गई है, जिनका ये पूरा कंसेप्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। आरुषि, ये बताइए कि कैसे आपके माइंड में आया कि एक बस के अंदर एक रेस्टोरेंट का सेटअप करना है? राइट मैम, एक तो ये हमारा दोनों का ब्रदर सिस्टर डुओ हमारा कॉन्सेप्ट था। सो हमारे डैड काफ़ी ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने देखी है लंदन की डबल डेकर बस, जो टिपिकल वहाँ का सबसे फेमस होता है अट्रैक्शन। तो क्यों ना ऐसा कुछ यहाँ पर लाके हम यहाँ के कॉमन लोगों को, मिडिल क्लास को भी दिखाएं और
उधर का जो फील है उसमें हम उनको बिठाकर इंडिया का कंफर्ट फूड खिलाएं जो उनको पसंद है। तो दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट गॉट डेवलप्ड एंड वी बीन वर्किंग ओवर इट काफ़ी टाइम से। अब जाकर हमारा लॉन्च हुआ, ये हमारी फर्स्ट बस है यहाँ। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, आगे क्या ऐसी और बसेस जाएंगी, और मेट्रो के बाहर ये बस लगाने का कंसेप्ट कैसे? सबसे ज़्यादा फर्स्ट चीज़ हमने मेट्रो में ये देखी कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहती है मेट्रो में, एंड जिस टारगेट ऑडियंस को हम हिट कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मेट्रो यूज़ करती है। एंड क्या आगे और बसेस होंगी ये तो आपको वेट करके ही पता चलेगा। फील देना, तो प्राइजेस किस तरीके से रखे गए हैं? मैम हमने बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस रखे हैं कि आपको अगर एक नॉर्मल ट्रैवल कोई कर रहा है तो वो 2 मिनट रुक के एक इजीली मील अपने पॉकेट से देकर हमें यहाँ पे ले सकता है और उसकी स्टमक पूरी फिल होगी। तो ऐसे नहीं है कि हमारे प्राइसेस बहुत हाई हैं, क्वांटिटी कम है, तो 1 फुल फिलिंग मील आपको यहाँ पर आके ज़रूर मिल सकता है। अगर आप बस में बैठकर रेस्टोरेंट का मज़ा लेना चाहते हैं तो फूड बस ऑफ इंडिया में आप आ सकते हैं। यहाँ टिकट मिलेगा, टिकट को यहाँ पर आपको पेश करना है, प्लेस योर ऑर्डर। यहाँ आपका फूडिंग जो भी आपने ऑर्डर किया है वो यहाँ आएगा। बहुत सारे मेन्यू हैं और इस मेन्यू में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खाना चाहेंगे तो आप आइए बस ऑफ इंडिया फूड बस ऑफ इंडिया में और अपना ऑर्डर कीजिए। इसके साथ ही आप अगर यहाँ आकर खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। इनकेस आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप टेक अवे की फैसिलिटी भी यहाँ से ले सकते हैं। और इंटीरियर की बात मैंने बार बार की क्योंकि बस का पूरा कंसेप्ट है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बस में एक बैक सीट होती है और उस बैक सीट पे बैठने का अपना ही मज़ा होता है। तो फूडिंग के लिए भी एक लॉन्ग बैक सीट लगाई गई है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बैक सीट पर आकर अपनी फैमिली के साथ इस फूडिंग का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालें जो यहाँ पर इंटीरियर किया गया है तो वहाँ पर भी जिस तरीके से अलग तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है आर्किटेक्ट के थ्रू, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो अब आप बस में सफ़र के साथ साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर में आकर रेस्टोरेंट का मज़ा भी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां ओबीसी के बाद आदिवासियों को अपनी जान राग़िब करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। आदिवासियों को खुद कफील बनाने और उन्हें तरक्की के मौके फराहम करने के लिए वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए जहां पैसा एक्ट का मजबूती से निफाज करने का दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने वजीर आला शिवराज सिंह के दावों को गुमराहकुन करार देते हुए उसे फरेब करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों को हिम्मत तरक्की के लिए पैसा एक्ट का निफाज कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में किया था। अगर बीजेपी और वजीर आला को आदिवासियों से इतना प्रेम है तो मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी को वजीर आला बनाकर दिखाए। जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। 16 सालों से मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का इन दिनों अचानक आदिवासी प्रेम जागा है। उन्हें दिन रात कथित तौर पर आदिवासियों की चिंता सता रही है। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वे लगातार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, अब वे अपनी पदी तृष्णा को त्यागें और किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री पद सौंप दें तो उनका वास्तविक आदिवासी प्रेम। राजधानी भोपाल की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने के लिए वजारत शहरी तरक्याती ने फैसला किया कि नगर निगम सीपीए और पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली 4566 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत को लेकर वजीर बराए शहरी तरक्याती भूपेंद्र सिंह ने अफसरान के साथ मीटिंग की और 1 माह में काम को मुकम्मल करने का अहकाम भी जारी किया। मध्य प्रदेश में सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कें तो खस्ताहाल हुई है, मगर राजधानी भोपाल में बारिश के दौरान सड़कों ने हुकूमत के तमाम दावों को पोल खोल दी है। भोपाल की सड़कों की समीक्षा बैठक की है और जो नगर निगम और सीपीए की सड़कें हैं इसके बारे में हमने निर्देश दिया है कि 1 तारीख से सभी सड़कों पर कार्य प्रारंभ किया जाए जो नगर निगम और सीपीए की सड़कें हैं, और अक्टूबर माह 1 माह का समय हमने दिया है
1 माह में इनको कंप्लीट हमें करना है। जहां पर टोटल रिपेयरिंग होना वहाँ टोटल रिपेयरिंग होगी, जहां पर पैच में होना वहाँ पर पैच में होगा। और अक्टूबर माह में भोपाल की पूरी सड़कें ठीक करने का अभियान चलेगा। आखोला में समाजी व मिली तंजीमों और इंतजामिया की कोशिशों से अब इस्तिखात हमल के मामलात में कमी देखने को मिल रही है। हर साल लड़कियों की पैदाइश के ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। आखोला में पिछले चंद सालों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शरह पैदाइश में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आखोला में भी लड़कियों की पैदाइश का ग्राफ निहायत ही कम था। मुआशरे में लड़कियों को बोझ तस्वुर करके लोग जन्म से कब्ल ही बच्चियों को मादरे शिकम में ही मार देते थे। ताहम समाजी व मजहबी तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में बेदारी लाने और हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दामात के बाद इस मामले में कमी देखने को मिली है। इंतजामिया की जानिब से सोनोग्राफी सेंटर पर गैरकानूनी तरीके से कैरेटिंग करने की इतला देने पर 1 लाख रुपए तक इनाम भी फराहम किया जा रहा है। इस साल इंतजामिया ने कल 10 सोनोग्राफी सेंटर्स पर रेड डालकर कार्रवाई की है। यूपीएटीएस ने मुमरा से एक मुलजिम अब्दुल रज़ाक अब्दुल नबी मेन ओम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। बताया जाता है कि अब्दुल रज़ाक के खिलाफ यूपी पुलिस में दिफात के तहत केस दर्ज था और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस से राबिता करके इस मुलजिम को थाने के मुमरा इलाके से तलाश करके देर रात अपने साथ ले गई। मुमरा के देवा इलाके के रहने वाले एक शख्स को 2 नामालूम अफराद ने पिस्तौल की धमकी देकर जान से मारने की धमकी दी। नामालूम शख्स से अक्लमंदी से काम लेते हुए पड़ोसी के घर में पनाह ली, जिससे हमला करने वाले अफराद वहां से फरार हो गए। इसी जिम्न में मुमरा पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी बुनियाद पर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और जुराइम के दौरान इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फोन भी जब्त किए। 2021 को फिरैदी दिलीप मौर्य ये आगासन रोड से ऑटो में जा रहा था। रात को 9:30 की टाइमिंग था। तब 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए और उसको नीचे उतार दिया और पिस्तौल लगा दिया और उसको धमकी दिया जान से मारने की। वो भाग गया। फिर उसके पीछे दौड़े ये लोग। फिर मानव कल्याण हॉस्पिटल के पास में गए। वहां फिर उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। हमारे दीवा के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्री शेरके, एपीआई उगल मुगले और पीएसआई घुगे, इन्होंने और उनके डीबी टीम ने इसमें टेक्निकल तरीके से तपास करके 2 लोगों का अटक किया। उसमें सनी राजभर मेन एक्यूज था, जिसके पास में पिस्तौल था, और दूसरा साजम पाटिल था। ये 2 लोग उसके पीछे पिस्तौल लेके दौड़े थे। फिर तपास में ये जानकारी मिली कि रुपेश अभिमन्यु पाटिल उर्फ मात्रे, ये दीवा का ही रहने वाला है। इसने इन लोगों को बोला था कि इसको यहाँ से उसको मारना है और इसको यहाँ से भगाना है। इसका रीजन ये था कि जो कंप्लेनेंट है उसके औरत के साथ ये रुपेश पाटिल के संबंध थे और वो उसको ये आदमी को यहाँ से निकाल देना था और अपने उसके औरत से उसको भगाना था। इसीलिए इसने प्लान करके एक सब कारनामा किया था। यही रुपेश पाटिल ने और 2 लोग लगा के ये जो फिरैदी है दिलीप पाटिल, इसकी दिसंबर 2020 में एक वही रोड पे रॉबरी किया था और तब भी इसको चाकू से मार दिया था और गाड़ी से गिराया था। और तब रॉबरी करके लोग भाग गए थे। ये इसीलिए ये गुनाह किया था क्योंकि ताकि ये यहाँ से भाग जाए और उसकी औरत के साथ उसको ये जो रुपेश पाटिल है इसको रहने को मिले। ये केस में टोटल 4 लोग एक्यूज अरेस्ट किए हुए। उनको 18 तारीख को अरेस्ट किया था, तो उनको आज तक पीसीआर था और आज वापस उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो 24 तारीख तक। जावेद अख्तर के जरिए संघ को तालिबान से मुवाजना करने के मामले में जावेद अख्तर की मुश्किलें बढ़ सकती है। जावेद अख्तर के खिलाफ एक वकील ने हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है और दूसरे वकील ने हतक इज्जत का नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। वकील धरतीमान संघ से जुड़े हैं। उन्होंने जावेद अख्तर के खिलाफ
करला कोर्ट का रुख किया है। दूसरे वकील संतोष दुबे ने जावेद अख्तर पर मुकदमा दर्ज करवाया है और हत्तक इज्जत मामले में 100 करोड़ का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि जावेद अख्तर ने कुछ दिनों पहले संघ का मुआवजा तालिबान से की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ काफी एहतिजाज भी हुआ था। कुछ दिन पहले श्री जावेद अख्तर ने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल की विचारधारा ये तालिबानी विचारधारा है ऐसा वक्तव्य किया था। ये वक्तव्य से मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ और इसीलिए मैंने कुर्ला कोर्ट में क्रिमिनल डेफमेशन फाइल किया है और इसकी अगली सुनवाई 30 सितंबर को है। और ये डेफमेशन के अंतर्गत मैंने न्यायालय से मांग की है कि उन्हें 500 आईपीसी के जो कलम है उसके नीचे उचित दंड हो, ऐसी मेरी मांग। बिहार में कल से पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। कल 10 अजला के 12 प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के तहत 15,328 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले के लिए कल 2019 वोटिंग मराकज कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के हवाले से इत्मीनान का इजहार भी किया। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए होने वाला जो प्रचार है वो कल शाम खत्म हो गया है और आज से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के पास जा करके जनसंपर्क के जरिए अब व्यक्तिगत रूप से ये प्रचार कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो कल जो है वो पहले चरण का जो मतदान है वो कल होना है और 10 जिलों के लगभग 12 प्रखंड ऐसे हैं जहां पे पहले चरण का मतदान कल दिया जाएगा। और पहले चरण के मतदान के लिए अगर बात करें उम्मीदवारों की तो 15,328 उम्मीदवार जो हैं वो पहले चरण के लिए नामांकन किया है। और यहां पे मतदान देने के लिए जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके तरफ से 2119 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है और जहां पे ये मतदान होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने तमाम जिला जो अधिकारी हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।